Okay, students, this is lecture number 23, and today's topic is sequencing part 1 of unit 3. कल हम लोगों ने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखा था और हम लोग देखा था कि सीक्वेंसिंग क्या होती है, सीक्वेंसिंग की नीड क्या है, राइट। और उसके कुछ हम लोगों ने देखे थे क्राइटेरियाज। उसको आज फटाफट थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले समझते हैं कि सीक्वेंसिंग क्या होती है। सीक्वेंसिंग बेसिकली आपका एक टूल है, टेक्निक है, जिसके थ्रू आप जॉब्स को प्रोसेस करते हैं ऑन मशीन्स। और मशीन्स को आप इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह सीक्वेंस में लगाते हैं कि जो हमारा जो जॉब है वो कम से कम टाइम में प्रोसेस होकर निकल जाए। ठीक है। अब मैं जो जॉब की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि हम लोग मैकेनिकल फील्ड से हैं तो आपको जल्दी कैच होता है, राइट। बट इसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी दे सकते हैं, वहाँ पर भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमारा एंड जॉब्स टू सिंगल मशीन वाला एग्जाम्पल आप समझ लो कि एक डॉक्टर है, उसके पास पेशेंट्स आ रहे हैं और उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो हमारा इसका एग्जाम्पल बन सकता है, एंड जॉब्स टू वन मशीन। ठीक है। बट चूंकि हम लोग मैकेनिकल से हैं तो हम लोग अपनी मैकेनिकल टर्म्स को यूज़ करेंगे तो जल्दी आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये तो उसका इंट्रोडक्शन था कि कॉन्सेप्ट क्या है सीक्वेंसिंग का, सीक्वेंसिंग की नीड क्या है। उसके बाद हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया है 3 कैटेगरीज में। जो पहली कैटेगरी है वो है हमारी एंड जॉब्स थ्रू वन मशीन, जो हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन देखा था। उसके बाद दूसरा जो कैटेगरी हमारी है वो है एंड जॉब्स थ्रू 2 टू 3 मशीन, यानी कि हमारे पास एंड जॉब्स आ रहे हैं और हमारे पास 2 या 3 मशीन्स हैं। हम लोग यही 2 टॉपिक कवर करेंगे अभी। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है एंड जॉब्स थ्रू एम मशीन्स, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है और आपके सिलेबस में भी नहीं है और ना कभी इससे आज तक कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ये 2 टॉपिक करने जा रहे हैं, एंड जॉब्स थ्रू वन मशीन एंड जॉब्स थ्रू 2 एंड 3 मशीन्स। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ एजम्पशंस थे जो हम लोगों को एज्यूम करने पड़ते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। ये उन्होंने कल डिस्कस भी किए थे, फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट है ओनली वन ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन ए मशीन एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि मशीन पे एक टाइम में सिर्फ एक ऑपरेशन ही होता है। जैसे कि आपकी लेथ मशीन है, उसमें अगर आप टर्निंग कर रहे हो तो सिर्फ टर्निंग ही करोगे, ऐसा नहीं कि आप बोरिंग भी कर लो और ड्रिलिंग भी कर दो। ठीक। तो एक मशीन पे एक ही टाइप का ऑपरेशन होगा और एक समय पे एक ही बार में होगा। नंबर 2, ईच ऑपरेशन वंस स्टार्टेड मस्ट बी कंप्लीटेड, यानी कि कोई भी ऑपरेशन जो एक बार स्टार्ट हो गया है वो कंप्लीट होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको आपने बीच में छोड़ दिया और दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी जो भी आपने ऑपरेशन स्टार्ट किया है वो कंप्लीट होने के बाद ही वो मशीन से आगे प्रोसेस होगा। थर्ड पॉइंट है एंड ऑपरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर इट सक्सीडिंग ऑपरेशन कैन स्टार्ट। ऑब्वियसली बात है, जब एक ऑपरेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद अगला पार्ट उस मशीन पे अपलोड होगा और उससे प्रोसेस स्टार्ट होगी। यानी कि जब तक एक पूरा ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक हमारा नेक्स्ट पार्ट उसमें अपलोड नहीं हो पाएगा मशीन में और कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है ओनली वन मशीन ऑफ ईच टाइप इज अवेलेबल। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम आती है 2 या 3 मशीन्स में। जैसे हमारे पास 3 मशीन्स हैं तो तीनों मशीन्स अपनी तरह अलग टाइप की मशीन्स हैं, कोई इनका फंक्शन कॉमन नहीं होगा कि हमारे पास 2 सेम लेथ मिल जाए, ऐसा नहीं है। 3 मशीन्स हैं तो तीनों मशीन का अलग फंक्शन है, अलग प्रॉपर्टी है और अलग ऑपरेशन होता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जॉब इज प्रोसेस्ड एज सुन एज पॉसिबल बट ओनली इन द ऑर्डर स्पेसिफाइड, यानी जो भी हमारा जॉब हम लोग ऑपरेशन के लिए मशीन पे अपलोड कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस होगा एज पर देयर शेड्यूल या एज पर देयर ऑर्डर, जो हम लोग अभी स्पेसिफाइड करने जा रहे हैं। ठीक है। जो हम अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे कि ऑर्डर कैसे हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं। हमारा मेन टास्क ऑर्डर ही स्पेसिफाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसिंग टाइम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ द ऑपरेशन, यानी कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो जो उसकी परफॉर्मिंग ऑपरेशन है उससे इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, उसका अलग रोल है और जो परफॉर्मेंस है मशीन का वो अलग रोल है। नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रांसपोर्टेशन टाइम दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट जॉब्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज नेग्लिजिबल, यानी कि जैसे आपके पास 2 मशीन है, मशीन ए एंड बी, तो जो हमारा जॉब ए पे कंप्लीट हो जाएगा, जब वो मशीन बी पे जाएगा तो उस ए टू बी जाने में जो टाइम लग रहा है वो हम लोग काउंट नहीं करेंगे अपनी कैलकुलेशन में, उसको हम लोग मानते हैं वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब्स आर कंप्लीटली नोन एंड आर रेडी टू प्रोसेसिंग व्हेन द पीरियड ऑर्डर कंसीडरेशन चार्ट। ये मैंने कल भी बताया था कि जो भी हमारे जॉब्स है वो हमारे फिक्स्ड हैं, हम लोगों को कंप्लीटली पता है उनके बारे में कि किस जॉब पे क्या ऑपरेशन होना है और उसको कब तक देना है
यानी कि उसके बारे में हम लोगों को कंप्लीट नॉलेज होती है कि वो कब परफॉर्मेंस हमें देनी है, कब हमारा ड्यू टाइम है, कब हमें उसको शिप करके बाहर निकालना है। राइट, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी प्रोसेस हमें पूरी उसकी पता होती है। लास्ट पॉइंट है, द कॉस्ट ऑफ इन प्रोसेस इन्वेंट्री ऑफ ईच जॉब इज सेम एंड नेग्लिजिबली स्मॉल। यानी जो मैंने आपको कल बताया था कि हमारी जो इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती है वो ये होती है कि जो भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम लोग कहीं पे स्टोर करके रखेंगे, ताकि हमारे जैसी जॉब प्रोसेस होते जाए तो हमारे पास बैकलॉग में कुछ रॉ मटेरियल होना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का वो स्टॉप ना हो। तो ये भी हमारी जो है कॉस्ट ऑफ दिस इन प्रोसेस इन्वेंट्री मस्ट बी वेरी लो। ये हमारा एम होता है इन एनी सीक्वेंसिंग प्रोसेस। तो कुल मिला के ये टोटल हमारे 9 एजम्पशंस हैं। ये क्वेश्चन थ्योरी में कई बार आता है तो हमें पता होना चाहिए, कुछ एजम्पशंस कॉमन भी हैं, तो कुछ अपने आप समझ में आपको आ गया होगा। राइट। तो अब जो मैंने आपको कल पहला एग्जाम्पल दिया था उसी के क्राइटेरियाज हैं ये कि प्रोसेसिंग ऑफ एन जॉब्स थ्रू वन मशीन। यानी कि हमारे पास एन जॉब्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड वी हैव ओनली वन मशीन। उस पर ही हम लोगों को सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, सारे या जो भी ऑपरेशन उस मशीन पे अलाउड होंगे। ठीक, तो इसमें ये फटाफट हम ये देख लेते हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हमें फुलफिल करने होते हैं इन दिस कैटेगरी, जो भी की हमारी है प्रोसेसिंग थ्रू एन जॉब्स थ्रू वन मशीन। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो हमारा ये है, मिनिमाइजिंग द टोटल elapsed टाइम। नंबर 2, मिनिमाइजिंग द मीन फ्लो टाइम। नंबर 3, मिनिमाइजिंग द आइडल टाइम। ये सब हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बस आपको रीड करके बता रहा हूँ, अदरवाइज हमारा टॉपिक कवर हो चुका है कल ही। फोर्थ, मिनिमाइजिंग द टोटल टार्डीनेस। फिफ्थ, मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स। सिक्स्थ, मिनिमाइजिंग द इन प्रोसेस इन्वेंट्री कॉस्ट। एंड द लास्ट पॉइंट इज मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ बीइंग लेट। ठीक है, तो ये क्राइटेरियाज हमारे हैं फॉर नंबर 1, जो कि हमारा है एन जॉब्स थ्रू वन मशीन। ठीक है, तो आई थिंक ये सबको रिवाइज हो गया है, कल हम डिस्कस किए थे इसको। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, एक मिनट देख लूँ मैं कितने बच्चे आ गए क्लास में। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमारे पास जॉब्स दिए हुए हैं, देखो ए बी सी डी ई एंड एफ, ये टोटल हमारे पास जॉब्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हर जॉब का अपना कुछ प्रोसेसिंग टाइम है जो कि डेज में है, वो लिखा हुआ है। जॉब ए जो है वो लेता है 4 डेज, जॉब बी लेता है 12 डेज, सी लेता है 2 डेज, डी लेता है 11 डेज, ई लेता है 10 डेज, एफ लेता है 3 डेज एंड जी लेता है 6 डेज। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों को दी हुई इन्फॉर्मेशन वो है ड्यू डेट। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट जॉब है उसकी ड्यू डेट क्या है। यानी कि जो हमारा जॉब ए है वो 20 डेज में प्रोसेस हो जाना चाहिए। सिमिलरली जो बी है वो जाना चाहिए 30 डेज में, सी हो जाना चाहिए 15 डेज में, डी हो जाना चाहिए 16, ई हो जाना चाहिए 18, एफ हो जाना चाहिए 5 और जी हो जाना चाहिए 9 डेज। यानी कि दिस इज द लास्ट लिमिट ऑफ प्रोसेसिंग। यानी कि इसके बाद नहीं जाना चाहिए। अगर इसके बाद डिले हो जाता है दैट मीन्स देर इज एन सम टार्डीनेस, जो लोगों ने कल डिस्कस करा था। यानी कि हमारा जो ड्यू टाइम है उससे हमारा जो जॉब है उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है प्रोसेस होने में, तो उसको हम लोग बोलते हैं टार्डीनेस। अब क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है कि आपको जो शेड्यूल बनाना है, जो सीक्वेंस बनाना है इन जॉब्स को प्रोसेस होने का, उनका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया हमारे पास कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्राइटेरिया दिया हुआ है, कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट कम फर्स्ट सम शेड्यूल। यानी ये बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या होता है कि जो जॉब जिस ऑर्डर में आ रहा है हम लोग उस सर आवाज नहीं आ रही। बोल ही कहाँ रहे हैं सर अभी।
बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है, लाइट चली गई थी इसलिए टाइम लग गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की। हमारे पास जो है सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं। जो पहला रूल हमारा है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि इसमें जो जॉब हमारा सबसे पहले आएगा। स्क्रीन नहीं दिख रही स्क्रीन सर। विजिबल नहीं है? ओके, लाइट जाने का ये ड्रॉबैक है, सब कुछ चेंज रहता है। अब विजिबल है? जी सर। ओके, हाँ जी। तो हम लोग यहाँ पर थे। हमारा जो फर्स्ट रूल है वो ये है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो जॉब सबसे पहले आएगा उसको पहले हम लोग प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट जॉब आएगा हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक, तो पहला हमारा रूल ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड रूल है वो है हमारा शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि SPT। यानी कि हम लोग इस जो भी हमारे जॉब्स हैं उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको हम लोग शॉर्ट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। यानी जिसका जॉब का प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम है हम लोग पहले उसको लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट जिसका टाइम बढ़ता जाएगा हम लोग उसी ऑर्डर में इसको शॉर्ट करके फिर प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। ये हो गया हमारा SPT शेड्यूल। उसके बाद थर्ड जो कह रहा है वो कह रहा है हमारा स्लैक टाइम रिमेनिंग, STR शेड्यूल। स्लैक टाइम क्या होता है कि जो हमारा ड्यू डेट है और जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम है इन दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग स्लैक टाइम। ठीक है ना? तो हम लोग एक और टेबल इसमें एक रो इंसर्ट कर लेंगे, उसमें हम लोग निकालेंगे स्लैक टाइम हर जॉब के लिए, और फिर हम लोग स्लैक टाइम के रिगार्डिंग हम लोग जॉब्स को शॉर्ट कर लेंगे एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और फिर हम लोग उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको उसी हिसाब से प्रोसेस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारा है वो है हमारा अर्लीस्ट ड्यू डेट, यानी कि जो हमारा ये ड्यू डेट है हम लोग इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे जॉब्स को और उन्हीं के हिसाब से सीक्वेंस बनाएंगे और उनको प्रोसेस में लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो देखो मैंने जो क्वेश्चन को यहाँ पे एक्चुअली कॉपी कर लिया है। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ था प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट, वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। जॉब्स हमारे ABCDEFG हैं। तो अब जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल है वो क्या कहता है कि जो जॉब पहले आ गया उसको हम लोग पहले प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जैसे हमारे जॉब्स आते रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको शॉर्ट मतलब प्रोसेस करते रहेंगे। प्रोसेसिंग टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है और भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वेरी इजी। तो देखो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कम है पहले हम नंबर पे क्या आ रहा है, नंबर 1 पे A आ रहा है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे A। उसके बाद अगला जॉब हमारे पास क्या आ रहा है, B। फिर आ रहा है हमारे पास C, फिर आ रहा है D, फिर आ रहा है हमारे पास E, फिर आ रहा है F, और फिर आ रहा है लास्ट में हमारे पास ये G। ठीक है भाई, अब जो ये इनका जॉब्स का हम लोगों ने एक सीक्वेंस लिख दिया एज पर क्राइटेरिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसके आगे लिखना होता है हम लोगों को प्रोसेसिंग टाइम, जो कि इनका एक्चुअल यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये वाला टाइम। ये पूरा यहाँ पे एच कॉपी कर लेना है। ए का दिया हुआ है 4, बी का दिया हुआ है 12, सी का दिया हुआ है 2, डी का दिया हुआ है 11, ई का दिया हुआ है 10, एफ का दिया हुआ है 3, और जी का दिया हुआ है आपको 6। ठीक है भाई, तो अब जो है हम लोगों को ये निकालना है कि हम लोग इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेंगे सारे जॉब्स को, और टोटल जो टाइम हमारा है मशीन कितना देर इंगेज रहेगी। ठीक है, तो जब हमारी मशीन में जॉब ए जाएगा तो वो किस समय जाएगा, 0 टाइम पे जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग टाइम इसका 0 है। और कब बाहर निकलेगा, आफ्टर 4 डेज, यानी कि 4 डेज के बाद कि हमारा जो जॉब ए है प्रोसेस होके बाहर निकलेगा। ये बात क्लियर है? जब स्टार्टिंग में गया तो 0 टाइम पे गया, कब निकलेगा, 4 दिन बाद, जो इसका प्रोसेसिंग टाइम। जब ये 4 दिन बाद प्रोसेस हो जाएगा फिर ये बाहर जाएगा, इसकी जगह हमारा जॉब बी आएगा। अब देखो बी मशीन में कब एंटर होगा, बी जो जॉब में मशीन में एंटर होगा आफ्टर 4 डेज, यानी कि जो इन होगा वो होगा आफ्टर 4 डेज। अब टाइम कितना लेगा पूरा बी हमारा, 4 + 12 यानी कि 16, यानी कि जो आउट होगा वो होगा हमारा 16 डेज के बाद। तो जीरो कैसे है सर ये? 0 कैसे आ गया खुद ये बताओ।
मशीन में जब हमारा जॉब ए जाएगा उससे पहले हमारी मशीन कुछ काम कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, मशीन हमारी बिल्कुल खाली थी, तो यानी कि जो स्टार्टिंग टाइम है वो हम लोग 0 से तो काउंट करेंगे। ओके सर। ठीक है, यानी कि जो मशीन हमारी हुई है वो कब स्टार्ट हुई है, हम लोग कुछ टाइमिंग काउंटिंग करते हैं किसी स्केल पे, तो कहीं से स्टार्टिंग तो करनी होती है ना हमें। 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो वही चीज हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग 0 से कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो मशीन में जॉब कब एंटर होगा, 0 पे एंटर होगा, यानी कि उससे पहले हमारा कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा था, स्टार्टिंग हमारी यहीं से हो रही है। बात समझ आ रही है। और टाइम कितना ले रहा है, 4, तो यानी कि टोटल मशीन हमारी कितनी इंगेज रही, 4 माइनस 0, 4 डेज, यानी कि 4 डेज में इसने जॉब ए को प्रोसेस करके बाहर निकाल दिया। ये अच्छे समझ लो, अगर ये डाउट है तो फिर दिक्कत रहेगी आगे तक, अगर समझ में आ गया तो बहुत सिंपल टॉपिक है ये, इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, अब जब ये हमारा 4 डेज में जॉब ए प्रोसेस होकर बाहर निकलेगा, उसके बाद जब बी आएगा तो बी कब आएगा, आफ्टर ए, जो सीक्वेंस में पढ़ रखा है, जब हमारा ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हमारा जॉब बी इसमें एंटर करेगा। ठीक है, अब जब बी एंटर करेगा तो टाइम क्या लगेगा, आफ्टर यानी कि 4 डेज, यानी कि जब 4 डेज खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही तो एंटर कर पाएगा ये बी जॉब। तो जो हमारा इन टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4 डेज, यानी कि 4 दिन के बाद ही हमारा जो है यहाँ पे जॉब बी एंटर करेगा। अब बी का खुद का टाइम कितना है, 12, तो यानी कि 4 प्लस 12 यानी कि 16 डेज बाद जो जॉब बी है वो मशीन से आउट होगी, मशीन से बाहर आएगी प्रोसेस होगी। यहाँ तक क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं, बताओ भाई। यस सर, क्लियर। बाकी लोग बताओ भाई, रोयल मुस्ताक तुम बताओ, क्लियर है भाई, विशाल त्यागी। ये अगर डाउट होगा तो डाउट बस यहीं पे आएगा, उसके आगे डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे हम लोग बस अब सीक्वेंसिंग में जोड़ते जाएंगे एज पर प्रीवियस टाइम और जो उसका प्रोसेस टाइम दिया हुआ है उसके हिसाब से। ठीक, तो जोड़ते जाओ भाई। अब जो हमारा जॉब सी है वो मशीन में कब एंटर होगा, यानी कि 16 डेज के बाद, 16 डेज के बाद, तो यानी जब इन होगा तब 16 डेज हो चुके होंगे, और प्रोसेस टाइम कितना लगेगा, 2 डेज, तो 16 प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 18 डेज। यानी जो सी है वो एंटर कब होगा, आफ्टर 16 डेज, और आउट कब होगा, 2 दिन के बाद, जो कि इसका प्रोसेसिंग टाइम है, यानी कि 18 को वो प्रोसेस होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद सिमिलरली जो हमारा जॉब डी है वो कब एंटर होगा मशीन में, आफ्टर 18 डेज, जब हमारा सी पूरा प्रोसेस होकर बाहर निकल जाएगा उसके बाद ही हमारा डी इसमें एंटर होगा। तो इन टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 18, और आउट कब होगा ये डी, 18 प्लस 11 यानी कि 28 प्लस 1 29। 29। बस ये करना है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, अगर समझ आया तो, अगर समझ नहीं आया फिर तो बहुत टफ है लोगों के लिए। उसके बाद फिर जो हमारा जॉब ई है वो मशीन में कब एंटर होगा, आफ्टर 29 डेज, तो 29 यहाँ पे लिखेंगे, 29 डेज के बाद ये एंटर होगा। अब ई कब बाहर जाएगा, 29 प्लस 10 यानी कि 39। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एफ है वो एंटर कब होगा मशीन में, यानी कि 39 डेज के बाद, और ये कब बाहर जाएगा, 39 प्लस 3 यानी कि 42। उसके बाद जो हमारा जॉब जी है वो कब एंटर होगा मशीन में, 42 डेज के बाद। ये विजिबल हो रहा है आपको, दिख रही नीचे स्क्रीन। यस सर। ओके, और ये कब बाहर निकलेगा, ये निकलेगा बाहर हमारा 42 प्लस 6, ये हो जाएगा हमारा 48। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि जो हमारी मशीन है वो सारे प्रोडक्ट को प्रोसेस करके 48 डेज में निकाल के बाहर कर देगी। राइट, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग एक काम करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में लास्ट पार्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द मीन फ्लो टाइम फॉर ईच ऑफ द शेड्यूल, ये हम लोग हाथ के हाथ निकालते जाएंगे साथ में। ठीक है, अब जो मीन फ्लो टाइम है वो क्या है, मीन फ्लो टाइम ये है कि जो हमारा ये आउट टाइम है हम लोग इसका एवरेज निकाल देंगे, तो जो हमारा एवरेज टाइम आएगा वो आ जाएगा टोटल हमारा मीन फ्लो टाइम।
देखिए क्या आता है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मीन फ्लो टाइम। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, जो भी हमारी यहाँ वैल्यू आ रही है आउट पे, वो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग 4 + 16 + 18 + 29 + 39 + 42 + 48। अब इन सबको समेशन करके आप कितनी वैल्यूज होंगे हमारी, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसको आप डिवाइड कर दो 7 से, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा हमारा मीन फ्लो टाइम। बताओ अभी कितना आ रहा है ये, 28 सर। 28, बिल्कुल सही बताया। तो ये जो हमारा FCFS रूल है उसके हिसाब से जो हमारा मीन फ्लो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 28 डेज। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि मीन फ्लो का आप मोटा मोटा ये निकाल लो एवरेज, कि हम लोगों ने एवरेज निकाला है कि जो हमारा प्रोसेस मशीन हमारी जो प्रोसेस कर रही है, मशीन में हमारा जॉब एंटर होने के और बाहर आने के जो टाइम होता है उसको बोलते हैं फ्लो टाइम। उसका हम लोगों ने ये एवरेज निकाला है। एवरेज क्या होता है, दो चीज़ों का, यानी कि मीन। तो इसको वो बोलते हैं कि जो हमारे मीन टाइम आया है कि 28 डेज में अप्रोक्सीमेटली हमारा हाफ जॉब्स प्रोसेस हो जाएंगे। यानी कि हमारी जो टोटल 7 जॉब हैं, यानी कि 3.5 जॉब्स हमारे अप्रोक्सीमेटली 28 डेज में खत्म हो जाएंगे। मतलब कहने का इसका ये है, मतलब इसका आपसे कहा जाए कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मीन फ्लो टाइम का, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि आपका 28 डेज में अप्रोक्सीमेटली हाफ जॉब्स प्रोसेस हो जाता है। तो ये हम लोग निकालेंगे हर रूल के हिसाब से, और जिसका सबसे कम आएगा उसको मानेंगे हम लोग बेस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे हमारा 28 आ चुका है इसमें, और हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा है नेक्स्ट क्राइटेरिया, वो है हमारा SPT रूल। SPT मैंने क्या बताया था, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल। यानी कि अब हम लोग जो जॉब को सीक्वेंस करने जा रहे हैं, ये बेटा क्लियर हो गया पूरा, आगे बढ़ूं मैं, जी सर। कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो अब जो मेरा अगला रूल है वो है मेरा SPT रूल। इसमें हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग रूल, प्रोसेसिंग टाइम रूल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे जॉब्स है उनको हम लोग शॉर्ट करेंगे एज पर देयर प्रोसेसिंग टाइम। यानी जिस जॉब का टाइम सबसे कम होगा हम लोग उसको पहले लेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जॉब्स को शॉर्ट कर लेंगे। तो अब आप देखो जो हमारे जॉब्स दिए हुए हैं यहाँ पर, सबसे छोटी वैल्यू जो है हमारी वो क्या दिख रही है इसमें मेरे को, वो दिख रही है मुझे 2। यानी चाहो तो इसके ऊपर नंबरिंग भी कर सकते हो आप, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो जो सबसे छोटा टाइम हमारा क्या है, 2 दिख रहा है मुझे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर C। सी का टाइम दूंगा क्या, 2 यहाँ पर। अब 2 के बाद क्या दिख रहा है मुझे, C, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, जो कि हमारा है जॉब F, राइट। अब देखो 3 के बाद क्या दिख रहा है मुझे, 4, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4, जो कि हमारा है जॉब A। अब 4 के बाद मुझे क्या दिख रहा है, 6, यानी कि G। ये हो जाएगा मेरा 6। अब 6 के बाद क्या दिख रहा है मुझे, 6 के बाद दिख रहा है मुझे 10। तो अब मैं लिख दूंगा यहाँ पर E, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसका टाइम 10। ठीक, अब E के बाद क्या है, 10 के बाद क्या दिख रहा है मुझे, 11। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका D, यहाँ आ जाएगा D, और टाइम है इसका दिया हुआ है 11। D के बाद क्या है, B, यानी कि 12। तो ये लास्ट है हमारा है, ये हो जाएगा हमारा 12। तो अब आप ध्यान दो, आपने क्या करा है, पहले जो था हमारा वो क्या रूल था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी कि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन हमें दिया गया था हमने एज इट इज वही सीक्वेंस कॉपी कर दिया था। बट इस बार क्या है,
अब हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया है एज पर देयर प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। और ये हमेशा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हम लोग करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग डिक्रीजिंग में करते हैं, राइट। तो जो सबसे छोटा टाइम है हमने पहले उसको लिया, फिर हमने उसके बाद सेकंड पार्ट को लिया, फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, जितने हमारे दिए हुए जॉब सारे हम लोगों ने शॉर्ट कर लिए। तो इतना करने के बाद हम लोग फिर से वही काम करेंगे जो हमने अभी लास्ट पार्ट में किया था, यानी कि मशीन में इन और आउट। मशीन इन में जो हमारा पहला जॉब सी जाएगा वो कब जाएगा, 0 टाइम पे जाएगा, यानी कि इन होगा, उससे पहले कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, यानी कि मशीन हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है, ऐसा समझ लो आप, ठीक। तो अब जब हमारी मशीन 0 टाइम से स्टार्ट होकर प्रोसेस करना स्टार्ट करेगी, इसको बाहर कब निकालेगी, आफ्टर 2 डेज। तो हमने 2 डेज के बाद बाहर निकाल लिया। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट जॉब है वो हमारा एफ जॉब है। एफ कब एंटर होगा, जब ये पूरा हमारा सी खत्म हो जाएगा, यानी कि आफ्टर 2 डेज के बाद ये एंटर होगा। फिर टाइम कितना लगेगा इसे प्रोसेस होने में, टाइम लगेगा बेटा अप्रोक्सीमेटली 3 डेज। तो 2 + 3 यानी कि 5 डेज, टोटल 5 डेज के बाद हमारा एफ प्रोसेस होकर बाहर निकल जाएगा। एफ के बाद हमारा नेक्स्ट जॉब क्या है, ए मशीन में कब एंटर होगा, आफ्टर 5 डेज। 5 + 4 यानी कि 9 डेज के बाद ये आउट होगा मशीन से। अब ए के बाद फिर कौन सा जॉब है हमारे पास, जी कब एंटर होगा मशीन में, जब ये हमारा ए प्रोसेस पूरा हो जाएगा, यानी कि आफ्टर 9 डेज। और जी मशीन से कब बाहर जाएगा, आफ्टर 6 डेज, यानी कि 9 + 6 15। तो हमारा भाई उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ई, वो एंटर कब होगा, 15 डेज के बाद, जो हमारा इससे पहले वाला जॉब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये ई कब बाहर निकलेगा मशीन से, 15 + 10 यानी कि 25 डेज के बाद। उसके बाद डी हमारा कब मशीन में एंटर होगा, 25 डेज के बाद। और ये कब बाहर जाएगा, ये जाएगा हमारा 25 + 11 यानी कि 36, ठीक। और फिर जो हमारा लास्ट बच रहा है बी, वो एंटर कब होगा मशीन में, वो होगा मशीन में एंटर हमारा 36 डेज के बाद, 36। और आउट कब होगा, 36 + 12 यानी कि 48 डेज के बाद। तो आप देखो जो हमारा पहला रूल था उसके अकॉर्डिंग हमारी मशीन कब फ्री हो रही थी, 48 में, और अभी हमारी मशीन 48 डेज में ही फिनिश हो रही है, मतलब फ्री हो रही है। तो अब हम लोग फिर से निकालेंगे मीन फ्लो टाइम। फटाफट निकाल लेते हैं मीन फ्लो टाइम। फटाफट जो भी हमारे आउट टाइम है वो जोड़ देते हैं यहाँ पे, 2 + 5 + 9 + 15 + 25 + 36 + 48 डिवाइड बाय 7। बताओ भी कितना आ रही है, ये आ रहा है 20। हमारा 20 डेज। सही आ रहा है भाई, चेक कर लो बाकी लोग भी। यस सर। तो ये हो गया हमारा 20 डेज फ्रॉम द रूल SPT, यानी कि उससे हमारा ये रूल बेटर है। पिछली बार जो हमारी वैल्यू 28 आ रही थी वो हमारी अब 20 डेज आ गई। तो वो कंपेयर कर पा रहे हैं, यानी कि दिस जिसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल, SPT शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, जो कि हमारा है अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल। यानी अब जो है हम लोग जॉब को सीक्वेंस में लाएंगे एज पर देयर ड्यू डेट, यानी जिसकी ड्यू डेट सबसे कम है हम लोग पहले उसको लाएंगे, उसके बाद लाएंगे हम लोग उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी। तो अब आप देखो जो हमारा ड्यू डेट वाला रो दिया हुआ है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 5, यानी कि जो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वो लिखेंगे f। अब f का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है, 3, यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। अब 5 से बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 5 से बड़ी दिख रही है मुझे सिर्फ 9, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा 9, और ये 9 किसका है, ये है हमारा g का, ठीक। अब 9 से बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 9 के बाद दिख रहा है मुझे 15, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा c,
और सी का टाइम कितना दिया हुआ है 2। मैंने गलती कर दी है, किसी ने बताया भी नहीं मुझे। जी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है यहाँ पर 6 ना कि 9। ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोसेसिंग टाइम ना कि ड्यू डेट। तो जो पहला हम लोगों ने लिखा था वो सही लिखा था 3, जी का कितना था 6। अब जो हमारा सी है उसका आ जाएगा 2। अब 15 के बाद क्या है 16 यानी कि डी। अब डी का प्रोसेसिंग टाइम कितना दिया हुआ है, प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है इसका 11, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11। ठीक, अब 16 के बाद क्या है 18 यानी कि ई, तो हम लोग लिखेंगे अब इसके बाद यहाँ पर ई। 10। इसका टाइम दिया हुआ है 10। हाँ बताओ बेटा, कुछ पूछना है? Yes, sir. ओके, तो अब ई भी हो गया। अब ई के बाद क्या दिख रहा है मुझे, फिर मुझे दिख रहा है ए, तो यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए। और ए का टाइम कितना दिया हुआ है मुझे 4। और फिर ए के हमारा लास्ट बच रहा है बी। बी का टाइम कितना दिया हुआ है मुझे 12। ठीक, चेक कर लो एक बार, एफ का टाइम कितना दिया हुआ है 3, जी का दिया हुआ है 6, सी का दिया हुआ है 2, डी का दिया हुआ है 11, ई का है 10, ए का 4 और बी का 12, यानी कि हम लोगों ने सही टाइम लिखा हुआ है। अब फिर से वही काम करना है, मशीन में इन कराना है और आउट का टाइम लिखना है। तो जो मशीन में हमारा पहला पार्ट जाएगा वो जाएगा हमारा एफ, कब जाएगा एट 0 डेज, कब निकल के आएगा आफ्टर 3 डेज। एफ के बाद कौन सा जॉब हमारा एंटर होगा मशीन में, जॉब जी जाएगा। ये जी कब जाएगा, जो हमारा एफ पूरा प्रोसेस हो जाएगा यानी कि आफ्टर 3 डेज। तो ये कब एंटर करेगा मशीन में, आफ्टर 3 डेज। और ये जी कब बाहर निकल के आएगा 6 डेज का टाइम, जो खुद का टाइम है 6 + 3 यानी कि 9 डेज के बाद। अब जो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जॉब है वो है हमारा सी जॉब है। सी एंटर कब करेगा, आफ्टर 9 डेज। और ये कब बाहर निकलेगा 9 + 2 यानी कि 11 डेज के बाद। फिर उसके बाद जो हमारा डी जॉब है वो एंटर करेगा मशीन में, कब एंटर करेगा, जब हमारे सी प्रोसेस होकर बाहर निकल जाएगा यानी कि 11 डेज के बाद। और फिर डी कब निकलेगा 11 + 11 यानी कि 22 डेज के बाद। जब भी डी बाहर जाएगा तब उसके बाद एंटर करेगा हमारा जॉब ई। ई करेगा 22 डेज के बाद। अब ये ई का प्रोसेस होगा 10 डेज में, यानी कि 22 + 10 यानी कि 32, राइट। तो अब जो हमारा जॉब ए है वो कब एंटर करेगा, जब हमारा ये ई पूरा हो जाएगा प्रोसेस यानी कि 32 डेज के बाद। 32 + 4 यानी कि 36, राइट। अब जो हमारा लास्ट बचा है जॉब बी, वो एंटर कब करेगा, जब हमारा जॉब ए बाहर निकल के आएगा यानी कि 36 डेज के बाद, ठीक। अब जो हमारा बी है वो कब प्रोसेस होगा 36 + 12 यानी कि 48। अब ध्यान दो, मशीन हमारा बिल्कुल सेम टाइम ले रही है। 48 इसमें भी आया है, 48 इसमें भी आया है और 48 हमारा इसमें भी आया है, यानी कि तीनों में टाइम हमारा सेम ही लग रहा है। बट हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, जो कि हमारा है मीन फ्लो रेट। फिर से निकालते हैं मीन फ्लो रेट, बताओ भाई। 23। मीन फ्लो 23। Total divide by 6. चेक कर लिया भाई इससे। Yes, sir. 3 + 9 + 11 + 22 + 32 + 36 + 48, ये आपका आ जाएगा 161/7 यानी कि 23, सही, गुड। तो ये आपका आ गया 23 डेज। ये किससे आया है आपका, ये आया है आपका बाय द रूल EDD यानी कि अर्लीस्ट ड्यू डेट। तो अब आप देखो इन तीनों में सबसे बेस्ट अभी कौन सा लग रहा है हम लोगों को। फर्स्ट में आया था 28, इसमें आया 20 और थर्ड में आया 23, यानी कि इन सब में जो हमारा अभी ऑप्टिमल है वो हमारा है 20 डेज, जो कि हमारा आ रहा है SPT से। अब HT का मतलब क्या है, याद है किसी को? Slack time remaining. स्लैक टाइम रिमेनिंग रूल, STR।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको एक बार सिलेक्ट टाइम करना पड़ेगा कैलकुलेट, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा रो यहाँ पे ऐड कर रखी है। देखो, तो जो हमारा सिलेक्ट टाइम होता है वो क्या होता है, ड्यू डेट माइनस प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि 20 माइनस 4, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा 11। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जाएगा 30 माइनस 12, कितना हो जाएगा भाई ये 50 माइनस 2, बोलते रहो भाई 13, 60 माइनस 11 5, 80 माइनस 10 ये हो जाएगा 8, 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2, और 9 माइनस 6 ये हो जाएगा 3। सही करा है मैंने? बताओ भाई। स्टार्टिंग में 16 आएगा। 16 आएगा ना, हाँ ऐसी गलतियां करते रहना चाहिए ताकि मालूम पड़े क्लास में कौन एक्टिव है कौन नहीं। चलिए, तो अब मैच कर लो, हमारा सही आ गया 16, 18, 13, 5, 8, 2, 3, सही आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने सिलेक्ट टाइम निकाल लिया, तो अब हम लोग जो जॉब्स हमारे हैं उनको हम लोग शॉर्ट करेंगे एज पर सिलेक्ट टाइम, जो कि हमारा सिलेक्ट टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग शॉर्ट कर लेंगे हमारे जॉब्स को। तो अब देखो, जो हमारे सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है सिलेक्ट टाइम की वो क्या है, वो दिख रही है मुझे 2, यानी कि अब जो है मैं सबसे पहले लूंगा जॉब एफ को, क्योंकि इसका सबसे कम टाइम है सिलेक्ट टाइम, वो कि हमारा एफ का है। तो यहाँ पे लिखिए आप एफ, टाइम कितना ले रही है, और मैं टाइम्स मतलब यहाँ पे है, ठीक है ना, जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है यानी कि 3। अब दूसरे बड़ी क्या वैल्यू दिख रही है मुझे 3, यानी कि जी। अब जी का टाइम कितना ले रहा है, जी ले रहा है हमारा 6 डेज, ठीक है भाई। अब ऐसे हम लोग इसी ऑर्डर में इंक्रीजिंग में बढ़ते जाएंगे। अब 3 के बाद क्या दिख रहा है मुझे, 5 दिख रहा है, यानी कि 5 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा डी, और डी टाइम कितना ले रहा है 11, तो हम लोग ले देंगे यहाँ पर 11, ठीक। अब 5 के बाद क्या दिख रहा है मुझे, 5 के बाद दिख रहा है मुझे 8, तो यानी कि हम लोग लेंगे अब जॉब ई। अब जॉब ई ले लीजिए, ई का टाइम कितना दिया हुआ है मुझे 10, तो हम लोग यहाँ पे ले देंगे 10, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग टाइम है। अब 8 के बाद क्या दिख रहा है मुझे, 8 के बाद दिख रहा है मुझे 13, 13 यानी कि हमारा सी। सी पे टाइम कितना है प्रोसेसिंग टाइम 2। सी के बाद 16 आ जाएगा हमारा, जो कि हमारा 13 के बाद आएगा 16, जो कि हमारा है ए, यहाँ पे ए लिख देते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है इसका, इसका टाइम दिया हुआ है 4, ठीक। अब लास्ट बच रहा है हमारे पास बी, वो लिखते हैं यहाँ पर बी, टाइम कितना है इसका 12। तो काउंट कर लो, हम लोगों ने कर लिया है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारा सारे जॉब्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब जैसे हमारे सारे जॉब्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए, अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, इनको मशीन में इन और आउट करेंगे। जो हमारा पहला जॉब एफ है वो मशीन में जाएगा एट 0 डेज, और कब बाहर निकल के आएगा आफ्टर 3 डेज, तो यहाँ पे आउट हो जाएगा 3 डेज। सिमिलरली जो हमारा जी जॉब है वो एंट्री कब करेगा आफ्टर 3 डेज, और कब बाहर निकल के आएगा 6 + 3 यानी कि 9 डेज। ऐसे सिमिलरली हमारा जो लास्ट थर्ड है डी, वो कब एंटर करेगा आफ्टर 9 डेज, ये कब बाहर आएगा 11 + 9 यानी कि 20 डेज बाद। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ई है, कब एंटर करेगा 20 डेज, और कब बाहर निकल के आएगा 20 + 10 30। सिमिलरली जो हमारा सी जॉब है वो एंटर कब करेगा मशीन में आफ्टर 30 डेज, और बाहर निकल के आएगा 32 डेज के बाद, राइट। उसके बाद जो हमारा जॉब ए है वो कब एंटर करेगा मशीन में 32, और कब बाहर निकल के आएगा 36 डेज के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है बी, मशीन में एंटर करेगा 36, और बाहर निकल के आएगा 48। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। और फिर से हम निकालेंगे मीन फ्लो रेट, निकालो भाई फटाफट मीन फ्लो टाइम। तो 25.4। 25.4, ठीक है। 3 + 9 + 20 +
30 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 48, ये आपका आ रहा है 25.43, है ना, 25.43, ये आपका आ रहा है बाय STR। यानी कि अब आपने चारों मेथड अप्लाई करके देख लिए और आपको इन चारों में जो सबसे बेस्ट ऑप्टिमल डेज जो निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं हमारे SPT से। यानी कि आपका इन चारों में जो ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा है वो दे रहा है आपका SPT, जो कि है 20 डेज। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है 7 नंबर का। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर वो आगे बढ़ते हैं। सर सारे मेथड से सोल्व करना है कि वन सिंगल मेथड से सोल्व करना है? क्या क्वेश्चन को सर एक मेथड से सोल्व करना होगा ना सर? उसमें मेंशन होगा, जैसे आपके पास जी अगर सर, n मैं जॉब्स और वन मशीन का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें मेंशन होगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है, इसमें लिखा हुआ है आपको इन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको ओके सर। लिखा होगा इसमें, आपको जो मेथड लिखा हुआ है सिर्फ वही मेथड यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है n जॉब थ्रू वन मशीन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है n जॉब्स थ्रू टू मशीन्स। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे n जॉब्स थ्रू थ्री मशीन, और फिर हम लोग आएंगे इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है बेटा। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, कोई पॉइंट समझ आया हो, कोई स्टेप्स में प्रॉब्लम हो, बताओ भाई। क्लियर है ये? सर यस सर ठीक है, क्लियर है। आपकी क्लास में क्विज आया हुआ है, क्विज सबने कर दिया? क्योंकि जो अगला टॉपिक है मैं अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में लूंगा। हमारे पास अभी 5 मिनट हैं, 7 लोगों ने सबमिट किया है, गुड। अभिषेक, सौम्य, शिवा, सुहेल, विकासगर, विनीत तेवतिया, विशाल त्यागी। बाकी लोग भी करो फटाफट भाई। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय adding each entry in a column from the maximization problem value, subtracting each entry in the column from the maximum value in the that column, subtracting each entry in the table from the maximum value in that table, any one of the above। ये क्वेश्चन वो लास्ट टाइम किया था, डाउट करिए इसको आप। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, जो कि हमारा नेक्स्ट मेथड है उसके बारे में। जब लोग अगली बार क्लास में आएंगे तो उस पर हम लोग सीधे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो जो हमारे अभी तक क्वेश्चन लोगों ने किया था वो था हमारा n जॉब्स थ्रू वन मशीन, बट जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो, ठीक है, वो हमारा है n जॉब्स थ्रू टू मशीन्स। ठीक, तो अब हमारे पास दो मशीन्स आ गई, उसमें हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो ये है, पढ़ लेते हैं फटाफट। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या कह रहा है, ओनली टू मशीन्स आर इन्वॉल्व, यानी हमारे पास सिर्फ दो मशीन्स होंगी, A एंड B। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो कहता है ईच जॉब इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर दैट इज AB, यानी कि जो हमारा जॉब का ऑर्डर है वो हमारा फिक्स्ड है A एंड B। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा अगर जॉब हमारा पहला B पे चला जाए फिर दोबारा A पे आ जाए, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो ऑर्डर प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसी ऑर्डर में जाना है, यानी कि पहले हमारा जॉब A पे जाएगा, फिर उसके बाद प्रोसेस हमारा B पे आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेटअप टाइम ऑफ मशीन ए बी आर इंडिपेंडेंट, यानी कि जो उन दोनों के मशीन का सेटअप टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एंड सीक्वेंस इन विच द जॉब आर टेकन अप, यानी जिस सीक्वेंस में हमारे जॉब को लिया जा रहा है वो दोनों हमारे सेपरेट हैं, उनका आपस में कोई भी रोल नहीं है। यानी कि दो जो मशीन हमारी ए और बी है उसमें हमारा जो भी जॉब हमारा अपलोड होगा या जॉब हमारा प्रोसेस होगा, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मशीन ए कुछ टाइम ले रही है, मशीन बी सारा टाइम ले रही है। ठीक है ना, जबकि भले एक ही जॉब है, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन प्रोसेस शॉर्टेज स्पेस इज अवेलेबल, द कॉस्ट ऑफ ये इन प्रोसेस इन्वेंटरी आर द सेम, ईच जॉब और इज टू स्मॉल टू बी कंसीडर्ड, दिस हाउएवर इज करेक्ट ओनली फॉर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर लॉन्गर प्रोसेस इन्वेंटरी कॉस्ट मस्ट बी कंसीडर्ड। ये हम लोगों के मतलब का पॉइंट नहीं है कि हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब चीज समझ लेते हैं आप लोग, जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है, order of completion of the job has no significance, that is no job is required more urgently than other, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास लाइन में सीक्वेंस लगे हुए हैं जॉब और किसी जॉब को अर्जेंसी है तो वो पहले आ जाए, जैसा हम लोगों ने अभी ट्यूइंग थ्योरी में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें हमारा जो सीक्वेंस है हम लोगों को उस सीक्वेंस में जॉब्स को लेना है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं कि बीच में कोई भी जॉब आके प्रोसेस होकर निकल जाए, कोई इमरजेंसी या कोई अर्जेंसी इसमें हम लोग काउंट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्चुअल और एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम्स A1, A2, A3 एंड B1, B2, B3 आर नोन रिप्रेजेंटेड बाय द टेबल। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा मैं। हमारे पास जॉब्स हैं और 1 2 3 4 अप टू n दो मशीन्स हैं, मशीन A और मशीन B। अब जो जॉब 1 है वो मशीन 1 पे टाइम ले रहा है A1, सिमिलरली जो हमारा जॉब 1 है वो B पे ले रहा है टाइम B1, यानी ये सब हम लोगों को पता है, फिक्स है, पता है हमारे पास। अब हम लोग को चूज करना है कि जॉब का सीक्वेंस क्या रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे एक रूल के अकॉर्डिंग। उस रूल को हम लोग बोलते हैं जॉनसन रूल। ठीक है, ये क्वेश्चन थ्योरी का भी बनता है कई बार कि राइट डाउन द एसएन जॉनसन रूल फॉर द सीक्वेंस प्रोसेस। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा रूल है। स्टेप 1 पढ़ लीजिए फटाफटा। एग्जामिन द कॉलम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन ए एंड बी, यानी कि आपके सामने जो दो कॉलम दिए हुए हैं ए एंड बी, इसमें आपको एनालिसिस करना है कि विच टाइम इज शॉर्टर। मान लीजिए यहाँ पर आपका A1 जो लिखा हुआ है वो 10 है और B1 लिखा हुआ है वो आपका 8 है, यानी कि B1 इज लेस देन A1। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू जो भी होती है हमारी वो हम लोग एक इस तरह से एक और बना देंगे रो। ठीक है, इस तरह से बना के हम लोग लिखेंगे जॉब का नेम। अब जो हमारा मशीन है वो कौन सी मशीन हम लोग लेंगे, वो मशीन लेंगे हम लोग B1। तो बस इसमें ध्यान ये देना है कि अगर हम लोग मशीन B1 ले रहे हैं तो B1 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर राइट में। अगर हम लोग जॉब मशीन A ले रहे हैं तो वो लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें B1 की वैल्यू कम है A1 से, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे जो भी हमारी मशीन B1 का नंबर है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब हमारा जो अगला टाइम है, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो हमारी B1 से बड़ी हमारी दिख रही है, मुझे A3 दिख रही है। तो जो A3 वैल्यू मेरी दिख रही है वो मेरी 8 के बाद 9 आ रही है। ये मैंने बताया आपको, B1 8 है, A3 9 है। तो अब मैं जो A3 है वो यहाँ लिख दूंगा A3 की वैल्यू, जो कि मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो रूल बस ये है कि जो हमारी वैल्यूज A मशीन में आ रही है वो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट में, और जो मशीन हमारी B में आ रही है वो लिखेंगे हम लोग राइट में। ठीक है, और ये रिपीट हमारे स्टेप तब तक होते रहेंगे जब तक हमारी पूरा ये सीक्वेंस पूरा फिल ना हो जाए। ठीक है भाई, मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या, अगर समझ आया हो तो। यस सर कर। हाँ, ये थोड़ा सा ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। सीधा क्वेश्चन देख लो एक, तो अब मैं आपको आसान समझ आ जाएगा क्वेश्चन की हेल्प से, क्योंकि एग्जांपल में ले रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। तो जैसे देखो यहाँ पे एक दो मशीन दी हुई है, हमारे पास 6 जॉब्स हैं, टाइम अब कुछ भी नाम दे दिया है इसका। ये मशीन हमारा जो हो गया टर्निंग हो गया, ये हमारा ऑप्शन हो गया थ्रेडिंग, जो हम लोग ले रहे थे यहाँ पे A और B। ठीक है भाई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टाइम देखेंगे कि हमारा दोनों जो कॉलम है A और B, उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे। तो जो मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखेगी हम लोग उसी का सीक्वेंस लिख देंगे यहाँ पर नीचे। जो मैंने आपको एक छोटी सी टेबल बनाई है, मुझे यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोगों की जो सबसे छोटी वैल्यू है इन दोनों टेबल्स में A एज वेल एज B, स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1। तो इस 1 को मैं लिखूंगा यहाँ पर, इस टेबल में रिप्रेजेंट करूंगा कि मेरे पास जो ऑपरेशन होगा वो पहले स्टार्ट होगा यहाँ से। बट थंब रूल ये है कि अगर हमारा मशीन, हमने इसको B बोल दिया है, इसको बोल दिया है A, अगर मैं चूज करता हूँ मशीन B से तो इसको मुझे लिखना है राइट में। अगर मैं चूज करूंगा इसमें से A में से तो मैं लिखूंगा यहाँ पर लेफ्ट में। अब चूंकि मेरा देखो ये जो 1 है वो मशीन B में आया है, यानी कि राइट में आएगा ये। अब जो 1 है वो जॉब कौन सा है, 1 क्या है, देखो यहाँ पे 6 लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे सीधे लिख दूंगा 6, क्योंकि 1 से मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा जॉब 6, यानी कि जॉब 6
सबसे पहले स्टार्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद जो 1 से बड़ी वैल्यू है वो क्या दिख रही है मुझे, 2 दिख रही है। अब 2 चूंकि हमारा ए में आ रहा है तो 2 मैं लिखूंगा यहाँ पर लेफ्ट में। अब 2 के आगे जॉब कौन सा है, 4, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इस तरह से 4। बात समझ आई? यानी कि जो इस कॉलम में आ रहा है वो लेफ्ट में आएगा और जो इस कॉलम में आ रहा है वो राइट में आएगा। बट हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से। उसके बाद देखो 2 के बाद हमारे पास क्या नेक्स्ट वैल्यू है, हमारे पास 3 आ रही है। एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा। जैसे हमारा टाई हो गया तो इस समय कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो हमारा 3 लेफ्ट में भी आ रहा है और राइट में भी आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट में आ रहा है वो क्या है 5, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5। और जो हमारा 3 यहाँ पर आ रहा है हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1। ठीक है। अब देखो 3 के बाद क्या है, नेक्स्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे 3 के बाद, 3 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो दिख रही है मुझे 5। 5 का सीक्वेंस क्या है, 5 का सीक्वेंस है मेरा 3। तो 3 किस में आ रहा है, कॉलम ए में, यानी कि वो आएगा हमारा लेफ्ट में। ठीक। अब क्या बच गया, देखो आप, अब मेरा जो है सिर्फ इसके बाद क्या बच रहा है, सिर्फ मेरा 2 बच रहा है। तो ऑटोमेटिकली मेरा लास्ट में 2 बस एक ही स्पॉट बच रहा है और एक ही जॉब है, तो मैं इसको यहां दे दूंगा ये 2 यहां पर। तो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड सीक्वेंस एज पर प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है। इस रूल को बोलते हैं हम लोग जॉनसन एंड बेलमैन रूल। ठीक है भाई। इसके बाद फिर हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे, जो हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल ये इतना समझ लो कि हम लोगों को ये शॉर्ट इस तरह से करना है। जो हम लोगों ने अभी तक किया था एन जॉब टू 1 मशीन में हमारे पास 4 रूल थे, बट जो हमारे पास 2 मशीन आ जाएंगी तो हम लोग शॉर्ट करेंगे इसको इस रूल से। ठीक है भाई। यस सर। तो टाइम आपका ओवर हो चुका है, तो क्लास में फिनिश कर रहा हूँ। कुछ डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर क्लास में ओवर करूँ। अच्छा, आप लोग यहाँ भी रिस्पॉन्स करते रहते हो, गुड। ठीक है, तो फिर मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है तो।